कहाँ से आना हुआ? थैंक यू, आई एम फ्रॉम मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर, अरे कितनी दूर है। वेरी मच यू एंड आई लव यू। यू ओनली लाइक मी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। और ये प्यार मोहब्बत अब तो खैर सीमा भी नहीं देखता, कहां कहां से चला आता है और ये सीमाएं तोड़ देता है। ये बात मैं मानता हूं, प्यार और मोहब्बत अजब है, सीमाएं तोड़ देता है। तो बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, आपका परिचय कराऊंगा। सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको आप जानते ना हो, जिससे आपका कोई परिचय ना हो। और दूसरी बात यह कि जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, जो पहली बार शो में आए हैं, मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा और जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी बातें हैं, वो जरूर सुनने की कोशिश करूंगा। आज मंडे और मंडे से सैटरडे तक मैं रोज यहीं पे कैनॉट प्लेस में अभी फिलहाल तो कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का दौरा शुरू होगा। लेकिन अभी तो बात सिर्फ यहीं से हो रही है। सावन का तीसरा सोमवार है जी, सब मालूम है मुझे। आज भांग भी ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। मैं शुरुआत करता हूं। जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं, मीनाक्षी शर्मा आज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। मेरे जैसा यहां पे होता है कि जो पहली बार शो में आता है उसके लिए ताली बजाई जाती है, बहुत जोरदार बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत लंबे समय से यहां आती रही हैं और एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा जी अध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सदन फिर नहीं चला, मैं आपसे शुरू करूं या वहां के मुद्दे से शुरू करूं? जैसा कहिए आप, मैं दोनों तरफ से हो सकती बात। यहां से शुरू करें? आप आ गए? नहीं नहीं नहीं, तो मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हूं। कह रहे हैं ऐसी बात बताऊंगा कि तुम याद रखोगे। ऐसी कोई बात नहीं सुनना जो हम याद रख पाए इतनी लंबे समय तक। ठीक, बैठ, मैं आ रहा हूं। मैं खड़े रहे, मुझे पहचान 2 सेकंड लगे मुझे पहचानने में कि आज हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर वापस आ गए हैं आप। और मैं परिवार के लोगों को भी, आपके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। संसद नहीं चली तीसरे दिन, और संसद ना चलने का कारण ये कि मणिपुर पर चर्चा विपक्ष चाहता है, सत्ता पक्ष कहता कि हम तैयार हैं मणिपुर पर बहस के लिए, लेकिन पहले प्रधानमंत्री वक्तव्य दें। जी, विपक्ष तो सिर्फ चर्चा करनी ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं वन बाई वन आराम से आऊंगा, मैं आऊंगा। और ये मुद्दा बहुत गंभीर, थोड़ा इको कम करेंगे, इको कम कर लीजिए। और ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कहता है कि वाई ओनली मणिपुर, सिर्फ मणिपुर क्यों? राजस्थान क्यों नहीं? राजस्थान क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? बिहार क्यों नहीं? और बंगाल पर चर्चा क्यों नहीं? पूरी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल इसी कश्मकश में संसद नहीं चल रही। अब संसद ना चलने का क्या होता है ये कुछ लोग जानते हैं जो यहां मौजूद होंगे, और कुछ लोग नहीं जानते कि संसद जब नहीं चलती तो कितना नुकसान किसको कहां होता है। यह भी एक मुद्दा है। लेकिन हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कोशिश मेरी यह है कि जब एक बोले तो दूसरा सुने, फिर अपने समय पर जवाब दे। बाबूजी खड़े रहेंगे। जी, जगदीश जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रतीक जी, संसद पिछले 20 साल से नहीं चल रही है। नहीं चलने, क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? आप इतिहास उठाकर देखिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भी नहीं चलने देती थी, अब पक्ष में है तो भी नहीं चलने देती है। पिछले 9 साल में संसद चलने इतनी ताकतवर है वो? हाँ, ताकतवर है, नो डाउट ताकतवर है, बाहुबली है, ताकतवर है। पिछले 9 साल में संसद में आने से पहले एक मीटिंग बुलाते हैं, बातचीत होती है, और ठीक उसी की एक दिन रात पहले एक कोई ना कोई ऐसा सुबग्गा छोड़ दिया जाता है जिसमें विपक्ष उलझ के रह जाता है। पर अब की सुबग्गा नहीं, अब की जो छोड़ा ना बहन बेटियों के ऊपर जो मणिपुर का मुद्दा है, ये सारी राजनीति सब पार्टियों से उठकर गंभीर मुद्दा है। और मैं समझता हूं पूरे देश को समझना चाहिए क्या हुआ है।
तो प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ा। हमारे बड़े प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है और आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें दो राय नहीं जगदीश जी। बिल्कुल बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। तो संसद के अंदर क्यों नहीं, संसद के अंदर क्यों नहीं बहस होनी चाहिए, ये मैं जानना हूं, ये सवाल है जी। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर माफी मांगी है, कहा कि गलत हुआ, मैं बड़ा दुखी हूं, आहत हूं, और साथ साथ राजनीति कर दी है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी प्रधानमंत्री तो भारत के हैं। मैं अरविंद जी आपके बताता हूँ जी। ये राजनीति की बात कर रहे हो आप, राजनीति तो आप मणिपुर पर कर रहे हो। आप पहले राजस्थान देखिए, बंगाल नहीं आपको याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं आप बोल रहे हैं, सिर्फ एक मणिपुर, आपको सिर्फ मणिपुर दिख रहा है। बाकी जो आपके तीनों राज्य में टीचर के साथ अन्याय हुआ, एक बेटी अशोक गहलोत के पास फरियाद लेकर के जाती है, पुलिस उसको धक्का देकर के पीछे ढकेल देती है, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जगदीश जी आप देंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता उठ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, लेकिन एक और मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा है, और वो राजस्थान की विधानसभा में, और वो लाल डायरी कोई थी, वो भी आया मुद्दा। हाँ जी जी आप, हाँ जी मैं आया। तो वो लाल डायरी थी, उसके पन्ने कुछ फट गए। पहले मंत्री थे, कुछ बोला कि मणिपुर के बहाने हमें अपने गिरेबान में, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कहा मणिपुर पर आप अपने देखें लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें, ये बात उन्होंने कही, और जो होना था वही हुआ, वो पार्टी के बाहर। फिर अब सवाल ये है कि आखिर हम क्यों नहीं, मैं आपके पे भी आऊंगा, आम आदमी पार्टी पे भी आऊंगा, आखिर ये मैं जानना चाहता हूं कि संसद के अंदर बहस के लिए है तो बहस क्यों नहीं ऋतु जी? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि मणिपुर में 2.5 महीने से क्या हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? वो तो संसद में बहस से ही पता चलेगा। बहस के लिए बाकायदा हमने एप्लीकेशन दी है, हमने 267 के अंदर दी है। उसका ये मतलब होता है कि आप एक मुद्दे पर बहस कर सकते हो अनलिमिटेड, जिसमें सरकार को बोलने का मौका मिलेगा और विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बहस हो 176 के अंतर्गत, जिस पर केवल 2 या 2.5 घंटे बोलने का उसमें जो है वो होता है, तो उसमें 1 घंटा सरकार बोलेगी और 1 घंटे में पूरे विपक्ष को समेट दिया जाएगा, जिससे कि खुलकर चर्चा मणिपुर पर नहीं हो पाएगी। मेरे हिसाब से ये है कि चर्चा आप जितना चाहेंगी चर्चा हो सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन जरूर होती है, लेकिन आप बहस तो शुरू करें, आगाज तो हो। आप तो ये मकसद आपका ये है कि प्रधानमंत्री पहले वक्तव्य दें। पहले तो आप ये कह रही ना, आप तो टाइम ड्यूरेशन की बात ही नहीं कर रही हैं। कभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, और आज आपसे भी सवाल है, कहीं तो आप प्रधानमंत्री को जाके कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं, विदेश में जाके प्रधानमंत्री पे बोलती हो, कहां आप ये कहने लगी नहीं पहले प्रधानमंत्री वक्तव्य दें? कहां इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, उसी प्रधानमंत्री के बारे में बात की जा रही है जिसको 140 करोड़ की जनता ने चुनकर भेजा है, और जो हर महीने जो है मन की बात करता है। तो ये मैं आपसे आप पूछता हूं, उसी 140 करोड़ जनता ने चुन के भेजा जिसके बारे में आप विदेश में जाके बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री मन की बात करता हो और मन की बात विदेश में भी जाकर करता हो, और जन की बात करने के लिए इतना डर क्यों है, कायरता क्यों है? आया रोज रोज सफेद कुर्ता पहनने से ये नहीं होगा कि रोज बोलने लगोगे। हाँ, रोज कुर्ता लो, खड़े रहो चुपचाप। रोज कुर्ता बदलने से तुम सोच रहे हो सफेद कुर्ता पहनने से आदमी बदल जाता है? आदमी तो वही है। चुपचाप रहो, अभी आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। मैं ऐसी बात कहूंगा आपने सुनी नहीं होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बीजेपी ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मेरा सवाल भी है, फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी आप ही की है, तो आप ही को रास्ता भी निकालना पड़ेगा। और जनता ये जानना चाहती है कि अगर मणिपुर पर चर्चा हो रही है, आप राजस्थान पर भी चर्चा चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ पर भी है, बिहार पर भी है, बंगाल की हिस्सा पे, तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो फिर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश में भी आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं लाया हूं पूरे कागज रखे हैं, तो मैं देखता नहीं हूं, जानता हूं कि कागज की जगह आदमी खड़े हैं यहाँ पे, जीवंत हैं वो। जी
प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, आज हम एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिलाओं की, नारियों का जो चीरहरण हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। और मैं डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बोलती हूं कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ वो गलत हुआ, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से और ये जो नकारा निकम्मा विपक्ष इंडिया बन करके बैठा हुआ है उनसे ये पूछना चाहती हूं, क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? उसका बलात्कार बलात्कार नहीं है? वेस्ट बंगाल के अंदर जिन बेटियों का बलात्कार होता है वो बलात्कार बलात्कार नहीं है? बलात्कार में भी अच्छा बलात्कार गंदा बलात्कार हो गया। बेगूसराय बिहार के अंदर जो बलात्कार है वो बढ़िया बलात्कार है, लेकिन मणिपुर में गलत बलात्कार है। ये जो सोच है ना महिलाओं के खिलाफ, ये शर्मनाक है। अभी मेरे एक भाई ने बोला, जो राहुल और प्रियंका के किसी उसके हेड हैं, उन्होंने बोला कि 20 साल से इस देश के अंदर संसद नहीं चली। अब आप ही बताओ, हिंदुस्तान कितने साल से यहाँ पर यूपीए की सरकार रही और रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे और सोनिया जी उनको चलाती रही, तो अगर संसद उस वक्त नहीं चली तो क्या ये मटर छील रहे थे? लेकिन मुझे आपके बयान में दो बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगी। थोड़ी क्या अच्छी, थोड़ा और अच्छा और बुरा नहीं होता। हाँ जी, मटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, मटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। और एक बात मुझे और अच्छी नहीं लगी कि कहीं बलात्कार ये होता है, कहीं बलात्कार बहुत पीड़ा होती है। मैं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू चेंज योर वर्ड्स, यू हैव अ फुल राइट। जी, आई एम नॉट चेंजिंग माय वर्ड्स। मैं याद दिला देना चाहती हूँ इस भारत को कि कांग्रेस के एक मंत्री बोलते हैं कि राजस्थान में जो बलात्कार होता है वो मर्दों का काम होता है। वहां पर अगर वो इस प्रकार की बात करेंगे तो इस देश की बेटी ये बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, सीपी में खड़े, चौराहे में खड़े होकर के, कि ये वो लोग हैं प्रतीक जी जो अच्छा और बुरा बलात्कार की भी परिभाषा कर देते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। और दूसरा एक बात और थी जिसको कि मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे शो में मैं उसको ध्यान रखता हूं कि विपक्ष नकारा नहीं हो सकता। और लेकिन विपक्ष जो है सेलेक्टिव हो वो भी नहीं, वो भी ठीक नहीं। उतना ही जोर से बोला करिए आप, उतनी ही जोर से। विपक्ष सेलेक्टिव भी नहीं। मैं आया, आम आदमी पार्टी के पास आया और मुझे अच्छा लगता कि मणिपुर जाने से पहले वो प्लेन बंगाल में उतर जाता। मुझे अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। पहले ऋतु के बाद आई विल कम टू यू। विपक्ष नकारा नहीं हो सकता। लोकतंत्र अगर जीवंत है तो विपक्ष भी उतना ही जीवंत तो होगा, लेकिन विपक्ष सेलेक्टिव भी नहीं होगा। मणिपुर पहुंचने से पहले बंगाल पड़ता है, प्लेन रुकना चाहिए था वहां पे ना। प्लीज प्रतीक जी, मेरी बहन ने जिस बुलंद आवाज में बात की है ना, मैं चाहूंगी कि उसी बुलंद आवाज में एक बार बोल दे कि ब्रजभूषण को एमपी बनने का कोई हक नहीं है और उसी को निकाल देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल, देखिए आया ना विपक्ष। ऐसा होना चाहिए, विपक्ष बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स विपक्ष होना चाहिए। जवाब आम आदमी पार्टी की आपने बात करी, मैं कहती हूँ प्रतीक जी, बंगाल जाने से पहले राजस्थान के करौली चले जाते, वहां तो जहाज की भी जरूरत नहीं थी। स्वाति मालीवाल ऐसे ही पहुंच जाती गाड़ी से। क्या वहां पर जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ उसके बाद उसको गोली मारी, तेजाब से जलाया और कुएं में फेंक दिया, तब क्या स्वाति मालीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी जगह नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात, मेरी बहन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जरा इनसे पूछो वो कहाँ है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मैं बताऊं, बहनों पर दुराचार में नंबर 1 है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलने वाली प्रियंका गांधी खोपचे में है, और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी का ना अता न पता, कहाँ गायब हो गए। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब बोलते बोलते हमें तो हर चीज ध्यान आ जाती है। कुछ दिन पहले मैं यहीं शो कर रहा था और मध्य प्रदेश की वो घटना याद आ गई मुझे। पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो बिल्कुल कहना चाहिए कि वो आदिवासी व्यक्ति बैठा था। और कौन? बोलिए, मुझे मुंह से बोलिए। देखिए उसके ऊपर नहीं, पहले घटना याद दिलाइए। हाँ, घटना यही थी कि उसके ऊपर शौच कराया गया। शौच नहीं, पेशाब कराया गया। जी, तो याद आया मुझे। जी, मैं आया पहले आम आदमी पार्टी। केवल 2 सेकंड पहले मुंह पे पेशाब किया जा रहा था, अब उसी मध्य प्रदेश में दलित को मल खिलाया जा रहा है। नहीं, आप तो ये जवाब दीजिए मुझे पहले। मुझे तो आप ये तो मैंने बोला, जो मैं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा। आप तो अपना मुद्दा लाओ और सवालों, आप तो वही बोलेंगे जो किसी ने नहीं सुना। आम आदमी पार्टी।
देखिए, विपक्ष तो बहुत जीवंत है। मैं बीजेपी की प्रवक्ता जो है उनसे पूछना चाहूंगी, क्या उन्होंने पूछा कभी मोदी जी से कि यही है अच्छे दिन, ये महिलाओं के लिए यही अच्छे दिन लेकर आने थे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, आपके घर में मां बहन है, वो वीडियो देखने लायक नहीं है, आप देख नहीं सकते, हृदय विदारक है, आत्मा को झकझोर देने वाला वीडियो है। आप उसको कंपेयर करते हैं। मैं कहती हूँ, कहीं पर भी अत्याचार होता है महिलाओं के साथ, वो निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी ये करते हैं। लेकिन अच्छा, मैं कहूँ आपसे, मैं एक सवाल, पहले आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये सॉरी, देखिए, अगर कहीं पर भी घटना हो रही हो निंदनीय, उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते मणिपुर की घटना को। आप मुझे बताइए, इससे पहले भी बहुत घटना हुए, तब सो रहे थे क्या? तब तो आपको याद नहीं महिलाओं को। कहाँ से आना हुआ बहन? महाराजपुर से। महाराजपुर से। ज्यादा जोर बोल दिया हमने। घबराओ नहीं, पानी वाली लाओ। डॉक्टर साहब पानी पिलाओ, चाय वाय का पूछो। अपनी रस्मों रिवाज पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उससे आ जाते हो मैं भगाऊंगा सर, मैं भगा दूंगा। आराम से पानी पियो। बहुत अच्छा बोली हैं आप। वो लोग घृणित से घृणितम, और मैं शब्द वो इस्तेमाल नहीं करता हूं डिबेट में, क्योंकि मैं जबान अटक जाती है शब्दों की। बहुत ही गिरा कमीने किस्म के लोग, शब्द नहीं बोलता कमीना, कभी नहीं बोलता, क्योंकि मर्यादा है उस पर। मैं आज बोल रहा हूं, ऐसा है मणिपुर की घटना। लेकिन जब आप महिला में करते हैं ना, तो शब्द आप ही चुनिए, आप अपने लिए, कि कौन सा शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगी। मैंने तो कह दिया वो कमीने हैं। लेकिन जब आप महिला में डिफरेंशिएट करेंगे, तो शब्द आप ही को चुनना है। चुनिए, स्वतंत्र हैं, बोलिए। मैं कहती हूँ, अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए आवाज उठाएं। ये नहीं कि राजनीति में अगर आप नहीं, वो शब्द बताइए पहले मुझे, वो कौन सा? ये डिबेट है यहाँ पे जनता की, वो मुझे वो शब्द बताइए। कहां से आना हुआ? मैं आ रहा हूं, सोचिए, शब्द सोचिए, आ रहा हूं, उसका पर्यायवाची भी पूछूंगा। आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। उत्तराखंड से। बारिश कम हुई कि अभी चल रही है? वो तो चलती रहती है, वो तो ये इस चक्कर में ना पड़िएगा। बात नहीं है। हाँ, कहाँ किधर? इधर से थे, कुमाऊं से या गढ़वाल से? गढ़वाल से। वो तो बारिश ज्यादा है। पौड़ी का हाल क्या है? ठीक है, सब सही है। आप कहाँ से हैं? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से। मैं आता हूँ आपसे। आप तो अभी नहीं जी। कौन सा शब्द चुना आपने? बिल्कुल कायर और बेशरम, और ये जो सरकार से बोलिए। कायर और बेशरम लोग, ये वो लोग हैं जो महिला में विभेद करते हैं। कौन है? कायर और बेशरम। क्योंकि ये बहुत बेशर्मी से जब मणिपुर की घटना पर जब इस तरीके के बयान देते हैं, तो इनकी बेशर्मी साफ झलकती है कि किस तरीके से, कि जो इस तरीके की घटना है, आप कैसे। मैं तो मोदी जी से बिल्कुल अपेक्षा नहीं करती थी कि वो इस तरीके का जवाब देंगे। अगर 36 सेकंड के लिए आए तो यही जवाब देना था उनको, कि भाई हमें निंदा करता हूँ और बस ये कहकर गायब हो जाना जी। इसके बाद देना। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने सत्र शुरू होने से पहले साफ शब्दों में बोला कि मैं क्रोधित हूँ, पीड़ित हूँ, और निंदा की बात नहीं, इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या करी? सिर्फ ये कह देना तो वो तो कोई भी कह सकता है, निंदा तो कोई भी कर सकता है। नहीं प्रतीक, 30 सेकंड। लेकिन मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने डीसीडब्ल्यू की चीफ स्वाति मालीवाल को मणिपुर भेज दिया अपनी राजनीति की कठपुतली बना के। एक चीज याद करवाती हूँ इनको, इनके यहाँ की इनके कार्यकर्ता थी अभी कुछ साल पहले, बहुत घृणित घटना है, एक सोनी नाम की बच्ची थी जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था आपके नेताओं के द्वारा। वो अरविंद केजरीवाल के पास गई थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ। केजरीवाल जी ने बोला चुप रहो। उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर दी। तब क्या लड़कियों के लिए लड़ा नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने? तब डीसीडब्ल्यू चीफ ने नहीं लड़ा। ये कठपुतली बन गई है स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की, और ये शर्मनाक है। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लड़कियों के नाम पर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। देखिए, मैं आपको 20 सेकंड देने वाला था। रुकिए, मैं आपको 20 सेकंड देने वाला था, लेकिन क्योंकि मेरा माइक पकड़ लिया गया, इसलिए आपको 35 सेकंड 40 सेकंड मिला। जब तक मन माना भर जाए तब तक बोलती रहना। आओ आगे, क्योंकि माइक पकड़ना, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, क्योंकि जो मन में वो बोलो। बिल्कुल, समय कम है, मैं तो बहुत कुछ। कोई समय नहीं कम है, यहाँ पे जितनी बहस चाहते हो उतनी बहस हो जाएगी। मैं बताना चाहती शायर कुछ बना के लाए हो आज? क्या शेर है बताओ? नींद नहीं आती मुझे, ख्वाब कैसे देखूं। नींद की भी यहाँ पे तो चैन नहीं है। आओ, वहाँ नींद की पड़ी। सही कहा। आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को, बीजेपी के जो नेता हैं, गृह मंत्री हैं, इनको नींद कैसे आ जाती है जब महिलाओं पर ऐसे अत्याचार हो रहे होते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो नारा दिया था ना कि बेटी बचाओ और बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, तो ये नारा नहीं, चेतावनी थी कि देखो मोदी सरकार में होंगे अत्याचार और आपको अपनी बेटी भी मोदी सरकार से बचाई होंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं। ब्रिजभूषण
मैडम आम आदमी पार्टी से हैं, ये कह रही थी नींद कैसे आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तिहाड़ जेल में आपका मंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति, वरिष्ठ नेता, एक बच्ची के बलात्कारी से अपना मसाज कराता है, तो अरविंद केजरीवाल को इस दिल्ली में नींद कैसे आती है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका एक मंत्री जब राशन कार्ड बनाने के नाम पर एक महिला के साथ बलात्कार कर रहा था, तो आपको नींद कैसे आती थी? अरविंद केजरीवाल जैसा ढोंगी फरेबी। देखो भाई अरविंद जी, ढोंगी और फरेबी। अरविंद जी मेरी बात सुन। अरविंद जी यहाँ पे बीजेपी ने भी सुनी बात, माइक पकड़ा था, आपको भी सुनना पड़ेगा। आप असंसदीय संसदीय बताइए ना, हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती है। मैंने ना 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 चुना हुआ मुख्यमंत्री, रुके आपकी परिभाषा होगी, लेकिन मेरे शो में नहीं चलता ये शब्द। मेरे शब्द में मैंने जब बोला कमीना शब्द, आज मेरा मापदंड है और मेरा ही नियम यहां चलता है। ढोंगी फरेबी नहीं, फरेबी शब्द नहीं लूंगा। आप दोनों को निकाल के बाहर कर दूंगा मैं। और ये जो चेहरा दिखा रहे ना, वहां दिखाना जाके, दोनों को निकाल के बाहर कर दूंगा, मैं ही बोलूंगा। फरेबी शब्द और ढोंगी शब्द नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं लूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। एक दिन में हिंदुस्तान में 50,000 लीटर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी बचवा सकता हूँ। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 18 कम 100। अभी तक कहाँ थे आप? मैं? हाँ। अरे उस दिन आपने भगा दिया, आज सुन नहीं रहे आप। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि बहस चल रही थी, ढोंगी फरेबी कमीने, और कहां आप कहां पहुंच गए जाके पेट्रोल। अरे भैया जो ना, मैं सुनूंगा आराम से तुम नहीं काम करते हैं सारे। मैं तुमको एक बात बताऊं, इन नेताओं में से एक, सुनो मेरी बात, क्या नाम है आपका? जीते गुप्ता जी, सुनिए मेरी बात। नेता की जिंदगी जीना, गुप्ता जी ज्यादा बोलने वाला क्या होता है जानते हैं आप? तो मेरी बात सुनिए गुप्ता जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपसे अनुरोध है गुप्ता जी बात सुन लो मेरी, बहुत बड़े वाले ही हो तुम। गुप्ता जी एक दिन भी जिंदगी नहीं जी पाएंगे इन लोगों की, बहुत। अरे आपको लगता है इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो, मुझे तो अपने इन सब पे बड़ा गर्व है, इन नेताओं पे। आपको नहीं होगा गुप्ता जी। घर में करो, सत्य कथा पढ़ो, और यहाँ आके प्रवचन दे रहे हो हमें। कहाँ गए बाजी? वक्त छोड़ो थे ब्रेक के बाद फिर शिव सवार है मुझमें और शून्य हो रहा हूँ। शादी करने के लिए दोनों बुलंदशहर पहुंचे थे, इसीलिए यूपी एटीएस ने उनके दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़े गए दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी। इधर राजस्थान के अलवर जिले से सीमा हैदर जैसा ही एक मामला सामने आया। खबर है कि वहां बेवाड़ी इलाके की रहने वाली एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई और उस महिला के पाकिस्तान जाने की सूचना उसके पति को न्यूज के जरिए मिली। बताया गया कि अंजू नाम की वो महिला अपने पति से जयपुर जाने की बात कहकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहुंच गई। सर मेरी बात हुई थी कि जयपुर जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा फोन नहीं लग रहा, अभी मेरे को बाद में बताइए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक दो बच्चों की मां अंजू की पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उससे प्यार हो गया, जिससे मिलने के लिए वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सुरक्षा एजेंसियों से शक के आधार पर अंजू को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। उधर चीन के लियोन्यू प्रांत में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए और वहां हालात बेकाबू हो गए। क्योंकि चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां की सड़कें ऐसी दिखी कि मानो सुनामी के बाद समंदर का पानी शहर में घुस गया हो। वहां ऐसा कोई कोना नजर नहीं आया जिसे सैलाब ने बख्शा हो। जगह जगह 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सड़कें हुई समंदर, हर जगह पानी ने अपनी हदों को जमकर उत्पात मचाया। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया।
और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां अचानक तेज बारिश होने की वजह से वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा और कई मोहल्ले में तो पानी इतना ज्यादा था कि लगा मानो सुनामी आ गई हो, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। वो घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुँचे। खराब मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। बारिश के बाद वहाँ के समुद्र का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद हुए 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। भारी बारिश के बाद उस हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहाँ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां अचानक तेज बारिश होने की वजह से वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा और कई मोहल्ले में तो पानी इतना ज्यादा था कि लगा मानो सुनामी आ गई हो, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। वो घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुँचे। खराब मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। बारिश के बाद वहाँ के समुद्र का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद हुए 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारी बारिश के बाद उस हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहाँ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश का पानी निकलने के बाद वहाँ हुई बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे गए, क्योंकि वहाँ बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की गाड़ी, घर, सामान सब कुछ तहस नहस हो गया। वहाँ के लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से उनका बहुत सा सामान खराब हो गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गयी और कई लोगों की कार तो पानी के साथ बह गयी। कुछ गाड़ियाँ खम्भों और दीवारों से टकराकर पूरी तरह टूट गयी। पानी में गिरते ऐसे गाड़ी सब चली गई है और घर में भी सबको बहुत नुकसान है। पानी निकलते ही वहाँ से बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर बिहार के नालंदा में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लगभग 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली। बोरवेल से बाहर निकलते ही मेडिकल टीम ने बच्चे का चेकअप किया और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। हाँ, बच्चे सकुशल रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल चला गया है। अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बताया गया कि बच्चे की मां खेत में मिर्च तोड़ने गई थी, इस वजह से वो पीछे पीछे चला गया। वो बोरवेल के गड्ढे के पास खेल रहा था, इसी दौरान वो उसमें गिर गया था। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लगातार बारिश होने की वजह से वहां की शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी का पानी बाहर आ गया और नदी का पानी आसपास के इलाकों में आ गया। वहाँ की कई सड़कें जलमग्न हो गई। इन हालात में नदी के आसपास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होगा, लेकिन वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने लगी, क्योंकि कई लोग जान जोखिम में डालकर पानी से लबरेज उस पुल को पार करते दिखाई दिए। शिवनाथ नदी उफान पर है और लगातार शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कई साइकिल और मोटरसाइकिल सवार भी उस पुल को पार करते दिखे। हालांकि प्रशासन ने लोगों को उस नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि वहाँ की शिवनाथ नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है। और इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र के बीच माल ढोने वाले कार्गो जहाज के फंसे होने की खबर आई। बताया गया कि उस जहाज के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और सफर के बीच में ही रुक गया, क्योंकि बीच रास्ते में ही उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और वो समुद्र के बीच में फंस गया। बताया गया कि ये जहाज मुंबई से गुजरात जा रहा था, लेकिन ये अपना सफर पूरा कर पाता इससे पहले कि इसका इंजन बंद पड़ गया और ये पालघर के वदराई बीच पर फंस गया। हालांकि उस जहाज पर मौजूद इंजीनियर उसे ठीक करने की कोशिश में जुट गए। इन हालात से निपटने के लिए वायुसेना और कोस्ट गार्ड की मदद भी ली गई। उधर ज्ञानवापी केस में जिस कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी मदद से ही मध्य प्रदेश के खंडवा में पहले भी एक विवाद को सुलझाया जा चुका है। वहां महादेवगढ़ मंदिर में सर्वे के बाद एएसआई ने बताया कि वो शिव मंदिर 12वीं सदी का है।
जबकि वहां शिवलिंग के करीब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ केस किया गया। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 2015 में वहां जांच कराई। एएसआई की टीम ने कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि वो शिवलिंग 12वीं सदी का है। महादेवगढ़ मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ आए थे। उनके द्वारा हमसे यहाँ की जो इस मंदिर की रिपोर्ट मांगी गई। बताया गया कि सर्वे की बारीकियों को समझने के लिए हिंदू पक्ष के वकील महादेवगढ़ मंदिर में सर्वे की पुरानी रिपोर्ट अपने साथ ले गए। इधर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस और जांच एजेंसियों ने पैनी नजर बनाई हुई है। हालांकि यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने का दावा किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से संदेह अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि कई देश अपने दुश्मन देशों में ऐसे जासूसों को खड़ा करते हैं जो वहां लंबे समय तक रहते हुए गुपचुप तरीके से सूचनाएं भेजते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं सीमा हैदर भी इसी तरह के प्लान का हिस्सा तो नहीं है और उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेनिंग देकर लंबे समय तक भारत में रहने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया हो। इतना एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारी हंगामे की वजह से आज भी नहीं हो सका संसद में कामकाज। मणिपुर मामले में विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। गृह मंत्री बोले चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर अनुशासनहीनता मामले में एक्शन। सभापति ने पूरे मॉनसून सत्र के राज्यसभा से किया निलंबन। दिल्ली में G20 नेताओं की बैठक से पहले प्रगति मैदान में ITPO यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट का काम पूरा। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। कॉम्प्लेक्स में 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। इस बात की भी जताई गई कि कहीं भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ही तो नहीं सीमा ने सचिन को अपना मोहरा बनाया, ताकि भविष्य में सीमा हैदर को भारत में रहने की किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पहले भी कुछ लोग इस तरह की साजिश कर चुके हैं। और पाकिस्तान कनेक्शन की वजह से इस मामले में जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या सीमा हैदर ने जानबूझकर पबजी पर सचिन मीना से दोस्ती बढ़ाई ताकि उनसे शादी करके वो भारत में बस जाए और फिर यहाँ से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर सके। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या सीमा हैदर किसी हैंडलर की मदद से भारत आई। उधर सूत्रों ने दावा किया कि भारत में घुसने से पहले सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में आने वाले 8 रास्तों की जानकारी जुटाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि बॉर्डर पर कहां ज्यादा चेकिंग होती है और जिन रास्तों पर कम चेकिंग होती है वहां से भारत में दाखिल हुआ जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने सुनौली, बनबसा, रक्सौल, सिद्धार्थनगर, सीतामढ़ी, काखड़ा भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी बॉर्डर की जानकारी जुटाई और वो सुनौली या रक्सौल बॉर्डर से भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे बताया कि वहां से जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर भारत और नेपाल के नागरिक ही जा सकते हैं और किसी को यहां पर तीसरे देश के नागरिक को बिना वीजा के प्रवेश नहीं मिलता है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए सीमा ने सिद्धार्थनगर बॉर्डर को चुना क्योंकि उसके किसी जानकार ने बताया कि वहां नेपाल से आने वाले बाकी रास्तों के मुकाबले कम चेकिंग होती है। उधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2 भाइयों को हिरासत में लिया, क्योंकि उन दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीना के आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसके बाद यूपी एटीएस पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा नाम के 2 भाइयों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों भाई बुलंदशहर के अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे सचिन मीना की रिश्तेदारी है और वहाँ उसका ननिहाल है। ये जानकारी भी सामने आई कि सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने के बाद शादी करने के लिए दोनों बुलंदशहर पहुंचे थे, इसीलिए यूपी एटीएस ने उनके दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़े गए दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी। इधर राजस्थान के अलवर जिले से सीमा हैदर जैसा ही एक मामला सामने आया। खबर है कि वहां बेवाड़ी इलाके की रहने वाली एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई और उस महिला के पाकिस्तान जाने की सूचना उसके पति को न्यूज के जरिए मिली। बताया गया कि अंजू नाम की वो महिला अपने पति से जयपुर जाने की बात कहकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहुंच गई। सर मेरी बात हुई थी कि जयपुर जा रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मेरा फोन नहीं लग रहा, अभी मेरे को मालूम बताइए कि लाहौर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 2 बच्चों की मां अंजू की पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उससे प्यार हो गया, जिससे मिलने के लिए वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सुरक्षा एजेंसियों से शक के आधार पर अंजू को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है।
उधर चीन के लियो न्यू प्रांत में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए और वहां हालात बेकाबू हो गए। क्योंकि चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां की सड़कें ऐसी दिखी कि मानो सुनामी के बाद समंदर का पानी शहर में घुस गया हो। वहां ऐसा कोई कोना नजर नहीं आया जिसे सैलाब ने बख्शा हो। जगह जगह 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सड़कें हुई या समंदर, हर जगह पानी ने अपनी हदों को जमकर उत्पात मचाया। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां अचानक तेज बारिश होने की वजह से वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा और कई मोहल्लों में तो पानी इतना ज्यादा था कि लगा मानो सुनामी आ गई हो, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। वो घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंचे। खराब मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। बारिश के बाद वहाँ के समुद्र का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद हुए 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। भारी बारिश के बाद उस हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहाँ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां अचानक तेज बारिश होने की वजह से वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा और कई मोहल्लों में तो पानी इतना ज्यादा था कि लगा मानो सुनामी आ गई हो, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। वो घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंचे। खराब मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। बारिश के बाद वहाँ के समुद्र का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद हुए 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारी बारिश के बाद उस हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गया। मशीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस हाईवे से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर काफी मलबा आ गया था। आगे की ओर भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। वहाँ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश का पानी निकलने के बाद वहाँ हुई बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे गए, क्योंकि वहाँ बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की गाड़ी, घर, सामान सब कुछ तहस नहस हो गया। वहाँ के लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से उनका बहुत सा सामान खराब हो गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गयी और कई लोगों की कार तो पानी के साथ बह गयी। कुछ गाड़ियाँ खम्भों और दीवारों से टकराकर पूरी तरह टूट गयी। पानी में गिरते ऐसे गाड़ी सब चली गई है और घर में भी सबको बहुत नुकसान है। पानी निकलते ही वहाँ से बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर बिहार के नालंदा में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लगभग 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली। बोरवेल से बाहर निकलते ही मेडिकल टीम ने बच्चे का चेकअप किया और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। हाँ, बच्चे सकुशल रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल चला गया है। अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बताया गया कि बच्चे की मां खेत में मिर्च तोड़ने गई थी, इस वजह से वो पीछे पीछे चला गया। वो बोरवेल के गड्ढे के पास खेल रहा था, इसी दौरान वो उसमें गिर गया था। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में लगातार बारिश होने की वजह से वहां की शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी का पानी बाहर आ गया और नदी का पानी आसपास के इलाकों में आ गया। वहाँ की कई सड़कें जलमग्न हो गई। इन हालात में नदी के आसपास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने लगी, क्योंकि कई लोग जान जोखिम में डालकर पानी से लबरेज उस पुल को पार करते दिखाई दिए। शिवनाथ नदी उफान पर है और आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। खड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है, बेहद उमस लेकिन बहस उतनी ही तेज। पसीने में भीगे हुए लोग, बच्चे भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने बहस की लेकिन एक दो आज सवाल नहीं पूछ पाया लोगों से, जरूर पूछूंगा मैं आपसे। और ये शो भी उसी के लिए है, डिजाइन भी उसी के लिए है कि जरूर सवाल होने चाहिए। एक दो लोग चले गए, बाबूजी चले गए जी, बोलिए कहां से आना हुआ? मैं उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से हूं और हम यहाँ पे जितने भी नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ जितने भी रोजगार थी आजादी से आज तक सभी रोजगार धंधा बंद करा दिया गया और हम लोग को मजबूर कर दिया गया जो दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जाके रोजगार करो, वहां पे बेरोजगारी यहाँ पे आके करना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एम्स दिए हुए थे दरभंगा में, लेकिन आज तक वहां पे एक ईंट नहीं बना। सभी सरकार ने वहां पे ठगने का काम किया, सभी सरकार ने आजादी से अभी तक। इसी के लिए सभी सरकार हम लोग को क्षेत्र को ठग रहे हैं। आने वाले दिन में चुनाव में हम लोग से हर उम्मीदवार को मुंहतोड़ जवाब। एक्चुअली में किसको दोगे? एक्चुअली में ना ये पूरी बात जो इन्होंने बताई, दर्द उनका आखिरी वाले सेंटेंस में था और उसी में चेतावनी भी थी कि बस समझ जाओ भाई 24 का ही तो खेल हो रहा है, सब समझ जाओ, संभल जाओ। कहां से आना हुआ? सर हम उत्तर प्रदेश बलिया से आए हुए हैं। हम यहाँ पर अभी थोड़ा रहीमन कबीरदास का शहर चला था, उसको हम 2 शब्द और हम आगे अगर आप परमिशन तो उसको बढ़ा देते हैं। शायर की चले गए, शायर हैं? नहीं रुको, हाँ शेर अपना दुरुस्त करो, आ रहा। लकड़ी जल कोयला हुआ, कोयला जल हुआ राख, मेरा दिल ऐसा जला कोयला हुआ न राख। अभी यहाँ पर हमारे पूरे राजनीतिक पार्टी वाले मंच वाले जो भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है। मणिपुर में घटना हुआ, मिजोरम में घटना हुआ, बंगाल में घटना हुआ और भी जगह पर घटना हुआ। एक बार घटना हुआ, सरकार जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार वहां पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर उनकी धजिया उड़ाया जा रहा है, किसी को यहाँ पर शर्म नहीं आ रहा है। एक बेटी का बलात्कार हुआ मणिपुर में, कर्नाटक के चौक पर, हम सभी ने मिलकर के उसको बलात्कार कर रहे हैं। क्या यही संविधान है? क्या यही राजनीति है? क्या कर रहे हैं? क्या यही राजनीति है? कर क्या रहे हैं? इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये कुछ मुझे ही लगा कि क्या बोलना चाह रहे। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। हाँ जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या नाम है साहब? परवेज आलम। परवेज आलम भाई, थोड़ा सा सवाल पूछ लें दो मुझे, 1 मिनट बाबू, बस हो गया बागी बलिया। हाँ परवेज भाई, सब खैरियत? जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, मेरा सवाल है, भाजपा की सरकार है, हाँ। ये चाह रहे कि ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे
कि नोएडा में जब नवरात्रे आते हैं हाँ, या हाँ, सावन आते हैं हाँ, तो ये जैसे हिंदू का बहुत मतलब पवित्र महीना होता है। पवित्र महीना होता है। हाँ, तो इसमें जैसे कि नॉनवेज मतलब यूपी में बैन किया गया है खाने के लिए। हाँ, हाँ, तो यूपी में सब जगह बैन नहीं है, सेक्टर 8 गया में, हाँ, सेक्टर 8 में बैन है, हाँ, जहाँ पे ज्यादा मुस्लिमों का इलाका है, और जहाँ पे सेक्टर 5 मार्केट है वहाँ भी नॉनवेज नहीं बिकता। अच्छा, सेक्टर 8 में ज्यादा मुस्लिम रहते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे मालूम नहीं। मैं सेक्टर 18 गया हूँ, सेक्टर 18 मिल रहा, सेक्टर 15 मिल रहा, वो भी तो यूपी में ही है। मैं परवेज भाई मैंने इसको देखा नहीं, आप उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? मैं एक मिनट अरे भाई नहीं, कोई बात नहीं परवेज भाई, आपने परवेज भाई इस शो में आके कोई झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलता है रात में मैं ही सपने में आके उसको डराता हूं। इससे झूठ तो कोई, अल्लाह के बंदे हैं वो बोल ही नहीं सकते झूठ। हाँ जी, मेरे कोई मदद की जरूरत नहीं, जो आपको खाना खाए, लेकिन जैसे क्लैरिफिकेशन जी मुझे बताइए क्या है ये, आप तो यूपी में रह रही हैं। जी बिल्कुल, मैं वहीं रह रही हूँ, और प्रवेश भाई ने जो प्रश्न उठाया है, देखिए ऐसा है प्रवेश भाई, जो रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजर रही थी वहां खुले में ऐसा प्राविधान ना हो, ये कहा गया था सरकार के द्वारा। ये नहीं कहा गया था कि मीट बैन है वहां नहीं बिक रहा है। बिक रहा है मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, जो भी आप मेरे हैं, बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है, लेकिन जहां से कांवड़ जा रहा है वहां स्वच्छता रहे, वहां किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि पानी रहता है दोनों तरफ, लोगों के भोजन लगते हैं, श्रद्धा का, शिव भोले शंकर का महीना है, इसलिए बोला गया कि केवल रास्तों में जहां से कांवड़ यात्रा जाती है। तो आप पूरी बात बोलिए, नहीं ऐसा ही है, यही सच है जी। इसमें हमारी समझ से हाँ मैम कह रही है ना परवेज भाई, अब सावन का महीना है, वैसे तो हम कदर, वैसे तो मैं भी नहीं खाता, लेकिन खाने वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं देखा हूँ सर, जहाँ परवेज भाई मेरी बात सुनिए, मैं नहीं खाता लेकिन सारे खाने वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि एक ही थाली मंगा लीजिएगा, आप खाते रहिएगा, मैं आपके साथ खाऊंगा, लेकिन मैं चल के, आप जहां ले चलना चाहेंगे मैं चलूंगा, खुले में बिक्री नहीं हो सकती। नहीं है, मैं खाते जहाँ पे देखा हूँ सेक्टर 5 में कई सारे हैं, जैसे मतलब सेक्टर 18। आप चाहते हैं क्या कि सारी जगह बंद हो जाए? हाँ, बंद हो तो फिर सबके लिए बंद हो ना, जब जहाँ भाई लोग है गरीब लोग के लिए बंद हो, और जहाँ पे अमीर लोग का है वहाँ पे खुला में बिक रहा। कहीं का अगर कोई नियम का 12 बाइस चलिए आप भाई, कहीं परवेज भाई कहीं नियम अनदेखी हो, परवेज भाई क्या बोले दे रहा हूं, अथॉरिटीज इसको संज्ञान में ले, जहां भी उल्लंघन हो रहा हो नियम का वहां सख्ती से पालन हो, और जहां बिक रहा वहां बिके ही ना। पर ठीक है जी। प्रतीक जी, ये मेरी बहन बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस मटर छिल रही थी, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे जब बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, नंगा नाच हो रहा था, किसान जीप चढ़ा रहे थे, देश का बुरा हाल है, प्रधानमंत्री क्या छील रहे थे? प्रधानमंत्री देश बेच रहे थे। जो हम मटर छील रहे थे, देश बनाया मटर छील के, ये लोग सत्ता में आके 9 साल से देश को बेच रहे हैं। इसका जवाब है इनके पास, कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा झूठ का फैलाते हैं, और इनका अहंकार बड़े तो बड़े छोटे में भी। नमस्ते, कोर्ट चैम्बर से ही सीधे? हाँ जी, क्या नाम? संगीता जोशी, एडवोकेट, मैं सुप्रीम कोर्ट में। अरे बस तो बड़ी, आप बैठ सकती हैं अगर आना चाहें। नहीं, अब ऐसे खड़ी रही है तो ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। हाँ जी। बड़े भाई, आपके लिए जवाब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जरा राजस्थान चलते हैं हम सब लोग कनॉट प्लेस से, वहां पर एक इनके मंत्री जी हैं जिनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत भारतवर्ष की बेटियों के पक्ष में की। नाम है राजेंद्र गुड़ा जी। अब राजेंद्र गुड़ा जी लाल डायरी निकाल करके बैठे हुए, वो कह रहे हैं भैया लाल डायरी के आधे पर्चे तो फाड़ दिए, आधे पर्चे अगर मैंने खोल दिए तो 10 जनपद हिल जाएगा, उसमें ऐसी ऐसी चीजें। और दूसरी बात, प्रतीक जी जो उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला है राजेंद्र गुड़ा जी ने, जो इनके मंत्री रह चुके हैं, जिनको इन्होंने निकाला है, दोबारा रिपीट कर रही हूं, वो बोले कांग्रेस के सारे नेता बलात्कारी हैं, इनका नार्को टेस्ट कराओ, ये महाबलात्कारी है। आपने नहीं बोला, लेकिन मैं ये खंडन कर देता हूं यहीं से। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता। मैं कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देना। जगदीश जी बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई कांग्रेस के सारे नेता, ऐसा कैसे हो सकता है जी? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कांग्रेस राजस्थान का एग्जाम, अपने मणिपुर का भी तो एग्जाम्पल दे दें। नहीं भाई, ऐसा नहीं मैंने बोला कि सारे नहीं तो कुछ, ऐसा कतई नहीं बोला मैंने, कतई नहीं बोला, बिल्कुल नहीं।
देखिए मणिपुर में इनके ही विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी ही करवा रही है वहाँ पर दंगे, तो उसका भी जवाब दे दे। दूसरी चीज मैं 2 क्वेश्चन पूछाऊंगी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनता को भी जानना चाहिए। मणिपुर से हमारी महिलाएं आई थी जंतर मंतर पे, तब कहाँ थे इनके सारे नेता? घड़ियाली जो आंसू बहा रहे हैं आज, वो पूछने आई थी कि क्यों हो रहे अत्याचार। एक भी नेता नहीं मिलने गया जंतर मंतर पर उन महिलाओं से। आज ये कह रहे हैं, आज पता क्यों बोले? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तब डर के मारे मोदी जी बोले, वो भी 36 सेकंड बोल के चले गए। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं बेटा। यहाँ जवाब किस है? तुमने सवाल देख, मेरी बात सुनो। कुछ सवाल पूछे जाते हैं और सवाल टांग दिए जाते हैं सामने कि समझ जब देखो मेरी, अब जब जरूरत का समय तो वही होता है। अर्जुन में और तुम में फर्क सिर्फ इतना ही है, जब अर्जुन को बांधना था बाण तो वो वही देख रहा था, और जब तुम्हें मिल रही थी मलाई तो तुम उधर देख रहे थे। तो देखो ना मेरी तरफ, सवाल पूछा गया और ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि अगर मुझे अनदेखा करोगे तो 24 में सबक सिखा देंगे। मैडम बैठिए, यहाँ पे ऐसे कोई एंट्री नहीं होती, बैठिए जी। हाँ जी, आम आदमी पार्टी को जवाब दे रही हूँ 30 सेकंड में। अरे इतने सारे आप प्रश्न दागोगे तो मैं इकलौती भाजपा की हूँ, जवाब तो दूंगी ना, यही बोलती रही कोई क्या मतलब है? आप सुनिए, आप मैं आम आदमी पार्टी के जरा ये जो मंत्री जी हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, मैं भगाऊं क्या आपको? अब बात जरूरी तथ्यों पे होनी चाहिए। देखिए अभी कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड आदमी जो अभी नए मंत्री बने सौरभ भारद्वाज, उनके ऊपर दिल्ली की एक सीनियर IAS ऑफिसर किन्नी सिंह ने आरोप लगाया कि मैं अपने आप को इनके साथ सेफ महसूस नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं जवाब दूंगा इनकी बात का सर। एक मिनट रुकिए, एक बार चुपचाप रहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर में आइए। अरविंद जी वहां पे आइए जी। प्रतीक जी 20 सेकंड चाहिए आपसे। 25 सेकंड लिया, मैं घड़ी देख के 25 सेकंड देता हूँ जी। आज जो है जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी जो अभी मेरी बहन ने एक शब्द यूज किया था खोपचा, अभी क्या कि खोपचा बोले कि प्रियंका गांधी जो है खोपचे में, प्रियंका गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं, लेकिन अभी बोले शब्द का अर्थ क्या होता है? मुझे मालूम होना चाहिए, खोपचा क्या? अच्छा खोपड़ी, बोली कि प्रियंका गांधी। अरे रुको, गाली नहीं, मैं समझने दो वर्ड का कर। मैं क्या बोल रहा, खुले हम प्रधानमंत्री को गाली देते कि नहीं देते हैं? कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी खुला गाली देते। अरे रुको, तो बोले कि प्रियंका जी जो है खोपचे में है, तो भगाऊंगा इतनी जोड़ के, खड़े हो जाओगे। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री क्यों खोपचे में घुसे हुए हैं? प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं निभा सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो बात पर चूड़ियां भेजती थी, क्या चूड़ियों का स्टॉक खत्म हो गया क्या? अब चूड़ियां नहीं है? मैंने ले लिया, आपने 25 सेकंड से ज्यादा हो गया ऋतु। नहीं हुआ, 2 बात। तो वो स्मृति ईरानी जो तीसरा सवाल, महिलाओं पर, बेटियों पर एक शब्द नहीं बोल सकती, वो अपने पद पर अब तक क्यों है? ठीक, राइट। अरे क्या कर रहे हैं प्रतीक जी? उन्होंने उनको भी बुलाया। आज मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भाषण नहीं है ऋतु, केवल 2 लाइन, वेरी प्रिसाइज, केवल 2 लाइन। आज सब एक चिट्ठी लिखो हाकिम को और सबके सब ये लिखना कि लानत है। वेरी गुड, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की। मणिपुरी घटना, अरे ये शुरुआत इसी से करते हैं। हाँ जी, मेरा भाषण मोदी जी, बिस्मिल्लाह यही से ही होगा। जी। पहले तो आज तीसरे सोमवार की सभी भाइयों को शुभकामनाएं। पवित्र माह चल रहा है। गुरु बहुत, आप भी बहुत। कहाँ से सीधे रहने वाले कहाँ के? ये मेरा पर्व है, उत्तर प्रदेश का, ये मेरा पर्व है, मेरे भाइयों का पर्व है। कौन सा? सावन का मास और तीसरा सोमवार जो व्रत रखते हैं हमारे बहन भाइयां, उनको लिए मुबारकबाद हो। सबसे पहले तो मणिपुरी घटना ने शर्मसार किया इंसानियत को, मैं उसकी निंदा करता हूं, परंतु आज सब मुख्यमंत्रियों को शपथ लेनी होगी कि हमारे राज्यों में ऐसी घटना ना हो, तुम में ना करें। परंतु एक मोदी जी को कोसने के लिए सारे मुख्यमंत्री आ जाते हैं, कोसते रहते हैं। आप मणिपुर भूल जाते हो, आप पालघर भूल जाते हो, आप राजस्थान भूल जाते हो, सारी घटना निंदनीय है। और दिल्ली में निर्भया कांड भूल जाते हो, अभी बेटी को टुकड़े करेगा वो भूल जाते हो। मैं सारी घटना
सारी घटना निंदनीय है। कोई भी घटना हो, मेरी बहन सुरक्षित हो, हम सब मुख्यमंत्रियों को और सब देशवासियों को जगदीश जी प्लीज, जगदीश जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहूं, जनता सुन रही है कि अब मन की नहीं जन की बात शुरू कर दो, जब भी देश का भला होगा। इसी में सब कुछ आ जाएगा, इसी में सारी बात आ जाएगी, क्योंकि मन की बात अब जनता पसंद नहीं कर रही है। अपने वादों पर बात करो। वादा अभी चल रहा मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी की वीडियो कि इस वर्तमान सरकार ने मणिपुर को लुटा दिया, इस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? अच्छे दिन आएंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में, सदन में बहस करवा लीजिए, बहस करवाइए। सदन चलने नहीं देंगे। और मैं आम आदमी पार्टी से आज पूछना चाहता हूं, इन्होंने मोदी जी को बोला कि क्या कह के आए थे, आप बताइए। 2013 में रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी टोपी लगाए थे कि हमें चाहिए जन लोकपाल। आप दिल्ली में जन लोकपाल तो नहीं लागू, कम से कम पंजाब में कर दीजिए। पंजाब में आपकी सरकार है। आप तो कह रहे थे कि सोनिया गांधी की जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, काला धन रखी हुई है विदेशों में जाकर के। क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी? आज सोनिया गांधी से आपकी बड़ी मोहब्बत दिख रही है आप लोगों को। क्या नाम है साहब आपका? अशोक कुमार जी। कभी कभी मैं आ रहा हूं। कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऑटो कब चलाते हैं और पढ़ाई कब करते हैं। जी हाँ बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम आशुतोष दशौरा है, मैं राजस्थान से। आज पहली बार आए हो? नहीं सर, ऐसे घूमता रहता हूँ कभी कभी। अरे ज्यादा घूमा करो। नहीं सर, अभी छुट्टी चल रही 10 दिन की तो घूम लेते हैं। कहाँ पे कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं साकेत में कोडिंग सीख रहा हूँ सर, पाइथन की। उसके बाद में NIT कुरुक्षेत्र। क्या फाइटिंग? पाइथन कोडिंग। अब अच्छा ठीक है, समझ गया। NIT कुरुक्षेत्र। आगे आओ। हाँ जी, मेरा गेट निकल गया। मैं NIT कुरुक्षेत्र में M.Tech करने के लिए जा रहा हूँ सर अभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और पूरी दुनिया घूमो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वचन तुमसे यहाँ ले रहा हूँ, इस देश में जरूर आना। इस देश में तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। छोड़ के जाएंगे ही नहीं हमारा सर हम। तब तुम एक कदम अंदर आ सकते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की इस देश को बहुत जरूरत है। और ये जो तुम संकल्प लेते हो कि देश छोड़ के जाएंगे नहीं, ये इस बात का तस्दीक करती है कि नहीं, इस मुल्क से जुड़ा हूं और इस मुल्क की तकदीर जो भी है हम ही लिखेंगे। और आप भी मातरम भारत माता की जय। बोलो सर। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, हमारी आवाज आप है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं। और मतलब हमारी बात अब मतलब मेरे ऊपर ना जाओ, मैं बूढ़ा हो गया। मेरा बूढ़ा शेर है, इस पे दांत में मत जाओ। तुम अपनी बात कहो, नौजवान हो तुम, भविष्य हो मेरे। यस सर। बोलो सर। हमारे देश में मणिपुर जैसे जाने कितने चीजें चल रही है। उसके अलावा पहले ज्योति मौर्य का केस चला जा रहा है, फिर सीमा हैदर बीच में डाल दी गई है। अभी सीमा हैदर साफ गोदी मीडिया सीमा हैदर को बीच में डाली जा रही है। और ये चीज ये साफ दिख रहा है कि ये जो है हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। और इस चीज के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता क्योंकि मीडिया ही ये काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाकी मीडिया वालों से मेरा ये सवाल है। नहीं, हमको काहे धन्यवाद दे रहे हो तुम्हें? आप जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सबसे पहला सेंटेंस यही बोला था, किसी ने मोहब्बत की बात